गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तरल दाब या फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे। तो तरल पदार्थ पहले क्या हैं, पहले उनको जान लें। वे पदार्थ जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अर्थात उसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। इसमें द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ में आते हैं। अब दाब, इसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फिर एक बार इसको पढ़ा जाएगा। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी दाब अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं। इसी प्रकार अगर दाब कम चाहिए तो हम क्षेत्रफल को ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए अगर हम किसी कील को जब हम दीवार में गाड़ते हैं तो कील की नोक अगर सही नहीं है तो दीवार में नहीं गड़ती, क्योंकि उस पर दाब ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो कील की नोक का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह आसानी से दीवार में धंस जाती है। इसी प्रकार जो बैग होते हैं, हमारे बैग के चौड़े स्ट्रिप होते हैं, चौड़े स्ट्रिप होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब हमारे कंधों पर कम पड़ता है। तो ये इसके कुछ अनुप्रयोग हैं दाब के। तो दाब के मात्रक यूनिट ऑफ प्रेशर। एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे पास्कल कहते हैं। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के अन्य मात्रक निम्न हैं। एक वायुमंडलीय दाब या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक टॉर 133 पास्कल के बराबर होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब आइए तरल स्तंभ के कारण दाब, यानी तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए एक रो घनत्व का द्रव लिया गया है और इसमें एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना की गई है। इसके दो सिरे हैं, एक C और D। यहाँ पे D निचला सिरा माना गया है, C ऊपर का सिरा माना गया है, और इस तरल स्तंभ की ऊंचाई या इसकी लंबाई को h माना गया है। इसका भार mg नीचे की तरफ है। P2A जो इस पे बल लग रहा है वह ऊपर की तरफ, और P1A इस ऊपरी सिरे से इस तरह से इस पे बल लग रहा है। अब आइए देखते हैं, इससे हम तरल स्तंभ के कारण दाब यानी किसी गहराई पर दाब क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो माना रो घनत्व के तरल के भीतर C व D दो बिंदु हैं जिनके बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। अभी आपने देखा ऊंचाई h। तरल के भीतर एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना करते हैं जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इस काल्पनिक बेलनाकार तरल स्तंभ का भार कितना होगा? तो भार mg बराबर आयतन गुणे घनत्व गुणे g। तो आयतन गुणे घनत्व गुणे g करेंगे तो यहाँ पे m ये क्या हो जाएगा, आयतन a गुणे h, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई गुणे रो गुणे g। तो ये हो जाएगा a h रो g, यानी इस बेलनाकार तरल स्तंभ का भार a h रो g हो गया। अब माना बिंदु C व D पर दाब क्रमशः P1 व P2 है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे C पर दाब P1 है और D पर P2 है। तो बिंदु C पर बल P1A नीचे की ओर तथा बिंदु D पर बल P2A ऊपर की ओर कार्यरत है। बेलनाकार तरल स्तंभ की साम्यावस्था में, जब साम्यावस्था होगी तो P1A प्लस mg बराबर P2A। अब आइए यहाँ पे देखिए P1A, या देखिए P1A नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, P2A। तो P1A प्लस mg बराबर P2A, यही लिखा गया है इस समीकरण में, यानी P1A प्लस mg बराबर P2A, या P2A माइनस P1A बराबर mg, या P2 माइनस P1A बराबर AH रो g। यहाँ पे mg का मान रखा गया है, a से a कट गया तो P2 माइनस P1 बराबर h रो g। यानी तरल के स्वतंत्र तल पर वायुमंडल का दाब पड़ता है, अतः कुल दाब वायुमंडलीय दाब प्लस h रो g, या किसी तरल स्तंभ के कारण h गहराई पर जो दाब होगा वह h रो g के बराबर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यानी किसी गहराई में अगर हमको दाब निकालना है तो केवल h गहराई होगा, उसका घनत्व होगा और g होगा, उसके क्षेत्रफल से यहाँ पे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब द्रव दाब यानी कुल दाब क्या हो जाएगा, इसमें हम वायुमंडलीय दाब को जोड़ देंगे और प्लस h रो g को जोड़ देंगे। अब द्रव दाब के नियम क्या हैं?
किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। यानी किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, यानी एक ही गहराई पर दाब समान होगा। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई h के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे गहराई h बढ़ेगी वह दाब बढ़ता जाएगा। किसी द्रव का दाब उसके घनत्व रो के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी घनत्व ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा होगा। द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए पास्कल का नियम, इसको भी पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, परिबद्ध मतलब कि अगर वो कन्फाइंड लिक्विड है, यानी उसके अंदर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए, विदाउट डिमिनिस्ड, संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। वह दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। अब इसकी व्युत्पत्ति के लिए आइए समझते हैं कि यहाँ माना एक बर्तन में भरा द्रव साम्यावस्था में, यहाँ पे आप देखिए सी और डी, इसमें एक लिया गया है बेलनाकार द्रव का पार्ट, F1 और F2 इस पे बल लग रहे हैं। अब आइए देखते हैं, माना एक बर्तन में भरा हुआ द्रव साम्यावस्था में, इसके अंदर दो बिंदु C व D लेकर तथा CD को अक्ष मानकर, इसको अक्ष मानकर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। यदि C व D का दाब P1 व P2 तथा इन पर द्रव द्वारा आरोपित बल F1 F2 हों, तब F1 बराबर P1A, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1A के बराबर हो जाएगा, तथा F2 बराबर P2A। चूंकि द्रव साम्यावस्था में है अतः F1 बराबर F2 या P1A बराबर P2A। A और A कैंसिल होगा तो हम लिख सकते हैं P1 बराबर P2, अर्थात बिंदु C व D पर दाब बराबर होंगे। यही पास्कल का नियम है। ठीक है, अब पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप लोग तैयार कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको दोहरा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।